जी 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें दो तीन पॉइंट आएंगे जो डिफरेंट हैं, इसलिए मैं इस इलस्ट्रेशन को ले रही हूँ। सबसे पहली एंट्री आप कर लेंगे आराम से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इससे दो चीज़ें इफेक्टेड हैं। सभी क्वेश्चंस में नॉर्मली फर्स्ट एंट्री यही होती है, कैपिटल, जब एक ऑनर कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो एक तरफ बिजनेस में कैश आ रही है, उधर दूसरी तरफ कैपिटल आ रही है। ठीक है। सेकंड है आपकी पेड रेंट इन एडवांस, जो अभी तक आपने नहीं की थी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इसकी ट्रीटमेंट नहीं समझाई थी। एक होता है बेटा, कोई खर्चा आप एडवांस में करते हैं, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। हिंदी में इसको पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है, जो खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया है। और एक खर्चा ऐसा होता है बेटा, जो अभी किसी मंथ आपने सपोज करो किसी जगह का रेंट पे करना था और उस महीने का रेंट अभी पे करना रहता है, मतलब अभी आपने पे नहीं किया। आप किसी किराए के मकान में रह रहे थे या किसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे थे और जनवरी महीने का आपने किराया अभी नहीं दिया, फरवरी आ चुकी है, तो जनवरी महीने का किराया जो होगा वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ठीक है। और जनवरी के महीने में अगर आप किराया देते हैं जनवरी के बाद और आप फरवरी मार्च अप्रैल तीनों महीनों का एडवांस दे देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? प्रीपेड। मतलब कौन सा खर्चा आउटस्टैंडिंग है और कौन सा खर्चा प्रीपेड है, ये बताने की कोशिश है मेरी आपको पहले। तो आउटस्टैंडिंग जो रिमेनिंग है, पिछला देना रहता है, और प्रीपेड जो एडवांस में दे दिया जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त इनकी क्या ट्रीटमेंट करनी है? तो जैसे अब इसी को ले लेते हैं, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट है एडवांस में पे किया गया है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एडवांस में पे किया गया है। तो एक तरफ तो ये खर्चा बेटा कैश में से तो आप दोगे ही दोगे इसको, मतलब चाहे आप किसी को एडवांस दो, चाहे आप टाइम हो चुका है तब दे रहे हो या एडवांस में दे रहे हो, कैश तो जाएगी जाएगी। ठीक है, एसेट्स में से कैश में से इसको माइनस कर दिया। दूसरी तरफ देखो बेटा, आपने टाइम से पहले दे दिया, टाइम से पहले दे दिया, तो अगर फ्यूचर में जाके आपको उन महीनों का किराया दोबारा नहीं देना, तो वो आपकी एसेट बन गई जब तक उसका टाइम नहीं आ जाता। सपोज करो जनवरी के महीने में जून तक का किराया दे दिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जब तक फरवरी नहीं आती तब तक फरवरी वाला आपके लिए एसेट है, जब तक मार्च नहीं आती तो मार्च वाला भी आपके लिए एसेट है। तो टिल देन जून तक का किराया जो भी है, जिस तरह से टाइम आता जाएगा वो कटता जाएगा, जब तक उसका टाइम नहीं आता तब तक वो आपकी क्या मानी जाएगी? एसेट मानी जाएगी। तो एसेट्स में एक कॉलम खोल लेंगे आप प्रीपेड एक्सपेंस का। ठीक है, वहाँ दिखा देंगे और किसी चीज़ पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा, आपने एडवांस में कोई खर्चा पे किया होगा, तो कैश में से तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ वो आपकी एसेट बन जाएगा। एसेट्स में आप एक एसेट खोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसमें शो करेंगे आप इसको। ठीक है, बाकी तो आपको रूल पता ही है। उसके बाद आप पहले पिछली इक्वेशन निकालते हैं, जैसे 1 लाख की कैश थी, 3000 का रेंट पे किया, 97,000। अब इस स्टॉक का कॉलम इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, स्टॉक को नहीं है, स्टॉक की एंट्री कोई आई नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3000 के हो गए हैं। और उसके बाद आपका इधर क्रेडिटर में कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ नहीं है, और कैपिटल में 1 लाख है। अब कुछ बच्चे ना कई बार ये 11th क्लास में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पहले ही लिख लिया। बेटा जब हम एक बार ना क्वेश्चन को करने से पहले रीड कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं, जिसमें ये देख लेते हैं भी क्या क्या चीज़ें हैं। भाई यहाँ पे कैश आ रही है, यहाँ पे रेंट का कॉलम आने वाला है एडवांस में, यहाँ पे गुड्स भी हैं, तीसरी एंट्री पे जाके गुड्स भी आने वाले हैं, गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका मतलब स्टॉक का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने सैलरी पे करी है, वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वर्ड मिल गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर हो गया, जब उधार माल खरीदेंगे उसके लिए क्रेडिटर खोल लिया, और जिसके लिए अगर आपका खर्चा रहता है उसके लिए आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी में ओपन कर लिया। तो यही चीज़ें होती हैं। एसेट्स में कैश, स्टॉक, माल तो होगा ही होगा, डेटर्स हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ऐसे ही लायबिलिटी में क्रेडिटर होंगे ही होंगे, क्रेडिटर है, साथ साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल का तो ओपन होना ही होना है। तो एक आइडिया सा मिल जाता है पूरा क्वेश्चन को रीड करने के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में अब हम थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में देखेंगे आप, थर्ड एंट्री में क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने माल खरीदा है, कुछ कैश में कुछ उधार में। अब गुड्स खरीदेंगे तो किस में आएंगे? स्टॉक में आएंगे। स्टॉक, माल, गुड्स उसी को बोलते हैं। तो चाहे आप उधार में खरीदें चाहे आप कैश में खरीदें, दोनों ही स्टॉक में आना है। तो पूरा का पूरा 50,000 कैश वाला और 20 वाला, 70 का 70 स्टॉक में देना है, वो हमने ले लिया है। लेकिन कैश में से कितना माइनस होगा? 50, क्योंकि कैश 50 की गई है, बाकी 20 आप उधार में ले रहे हैं, तो 20 के किस में आ जाएंगे? क्रेडिटर में आ जाएंगे। आप इक्वेशन को बैलेंस करते रहेंगे अपने हर पॉइंट पे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं।
फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स आपने कैश में बेचे हैं। देखो जब कितने में बेचते हैं आपने पहले तो ये देखना होता है बेचा कितने में है, दूसरी चीज़ उधार में बेचा है कि कैश में बेचा है। अब आपका माल कैश में बिका है यानी सारा का सारा पैसा कैश में आएगा। 80 का 80,000, 80,000 में आपने बेचा है तो 80,000 कैश में जुड़ गया। लेकिन वो माल था कितने का, वो था 40 का। तो स्टॉक में से तो 40 माइनस होगा जितने का माल आप बेचते हो। जितने का बिका, प्रॉफिट पे बिका ना, 80 का बिका तो 80 तो कैश आ गई, लेकिन माल कितने का था, 40 का था, तो 40 आपने स्टॉक में से माइनस किया और जो बाकी आपका प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में प्लस, और लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी जो है आपने कैश में पे करी है 4500 की तो कैश में पे करी है, वो पे करनी थी तो नॉर्मल है। आपने किस में से माइनस किया होगा, कैश में से माइनस, सैलरी जाएगी तो ऑब्वियस। और मैंने आपको ये भी बताया था जितने भी एक्सपेंस हम पे करते हैं वो सारे कहाँ से माइनस होते हैं, दूसरी बार कैपिटल में से माइनस, वो कैपिटल को कम कर देते हैं। तो एक बार ये 4500 आपका कैश में से माइनस होगा, दूसरी बार ये आपका कैपिटल में से माइनस होना है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट रुकते हैं हम, अभी इसकी ट्रीटमेंट मैं पूरी आपको बताती हूँ, उसके बाद देखना आप। तो अभी आप देखो 2 अमाउंट्स है इसमें, एक बार ध्यान से समझेंगे इसको। क्या है, 4500 की तो आपने कैश में सैलरी पे करी है, ठीक है। तो एक बार ये कैश में से माइनस होना है, देखो कैश में से तो हो गया। दूसरी बार इसको कैपिटल में से माइनस होना है, ठीक है। दूसरे साथ साथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। मैंने अभी आपको बताया था कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है, जो रिमेनिंग होता है, पिछला हमारा बकाया रहता होता है 41,000 का। तो बेटा ये 1000 अभी आपने पे करने रहते हैं। तो एक तरफ जब भी ये पे होंगे हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक बार तो ये कैपिटल में से माइनस होंगे, दूसरी बार ये हमारी लायबिलिटी बन के हमारी लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड एसेट्स में दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ में दिखाया जाता है। तो देखो 4500 की तो कैश जा चुकी है, वो कैश में से माइनस, और ये दोनों के दोनों कैपिटल में से माइनस होने, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे पे हो चुके हैं, दोनों ने कैपिटल को कम कर देना है। तो 5500 कैपिटल में से माइनस, और जो 1000 का आउटस्टैंडिंग है वो आपका कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में शो किया जाएगा। आगे समझ। उसके बाद लास्ट है आपकी, आपने मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, अपने घर के प्रयोग के लिए। जब भी घर के प्रयोग के लिए आप कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो वो क्या मानी जाती है, ड्राइंग मानी जाती है। तो कैश में से माइनस होती है और कैपिटल में से माइनस होती है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर है ऑलमोस्ट, फिर भी देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर। पहला ही पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग, कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। तो देखो इसमें हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के, गुड्स लगा के और बिल्डिंग। मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट की जाती हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही एज ए कैपिटल लगाई जाती है, गुड्स भी लगाए जा सकते हैं, एसेट्स भी लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे उसने कैश भी लगाई है, गुड्स भी लगाए हैं, माल भी लगाया है और बिल्डिंग भी लेके आया वो। तो आपकी ये तीनों चीज़ें कैपिटल के तौर पे हैं। तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो आपका कैपिटल में आना है। जितना भी अमाउंट होगा, इसमें 230 की कैश है वो कैश में आ गई, जितने गुड्स हैं वो स्टॉक में आ गए, जितने की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में आ गई। तो इनका तीनों का जोड़ 2 और 2 430 और 530 आपका कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। गुड्स खरीदे कैश में, आराम से कर लेंगे आप, कैश में से माइनस और स्टॉक में प्लस, ठीक है। उसके बाद गुड्स बेचे हैं 20,000 की कॉस्ट वाले 35,000 में, अब 35,000 रुपये में बेचे हैं। तो आप कुछ नहीं बताया कैसे बेचे हैं, कैश है कि क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिकली जब कुछ नहीं बताया होता तो उसको कैश ही मानना है, ठीक है। तो 25,000 कैश ऐड हो गई, लेकिन जो 20,000 के गुड्स की कॉस्टिंग है वो आपकी स्टॉक में से माइनस होगी और जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गुड्स रिसीव किए हैं, आपने परचेज किए हैं राहुल से। बेटा जब किसी का नाम लिख दिया ना उसने और ये नहीं बताया कि वो कैश है कि क्रेडिट है, तो आपने उसको क्या मानना है, उधार मानना है। वैसे नॉर्मली वैल्यू दी हुई है तो आप कैश मानेंगे, और अगर किसी का पर्सन का नाम आ गया और वहाँ कैश वर्ड यूज़ नहीं किया तो आप मानेंगे उधार में माल खरीदा गया है। तो यहाँ पे स्टॉक में आ जाएगा जितने का माल खरीदा है, उधर से वो आपका क्रेडिटर बन गया, राहुल नाम का व्यक्ति आपका क्रेडिटर बन गया। उसके बाद है आपने गुड्स बेचे हैं वरुण को, 52,000 वाले गुड्स 60 में बेचे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कहीं कैश वर्ड यूज़ नहीं किया और विनोद का नाम आ गया, तो ये भी एंट्री आपकी क्रेडिट में मानी जाएगी, उधार में। तो आपने वरुण को 52,000 वाले गुड्स 60,000 में बेचे, तो कॉस्ट 52 की है तो 52 स्टॉक में से माइनस होगा, लेकिन जो 60,000 है उतने का वो बंदा आपका डेटर बन जाएगा, ठीक है ना। उधार माल बेचा है, कैश में तो बेचा नहीं, और जो प्रॉफिट हुआ है 8,000 का वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली एंट्री में है आपने राहुल को पेमेंट करी है,
राहुल से क्या किया था, राहुल से हमने फोर्थ एंट्री में क्या खरीदा था, यहाँ पे देखिए आप, राहुल से हमने माल खरीदा था, ठीक है, कितने का था, 55,000 का, और आप यहाँ पे उनको कैश पे कर रहे हैं 53 की। इसका मतलब क्या है, 55 के खरीदा और 53 दे रहे हैं। अगर इतनी सी बात है तो इसका मतलब 2000 हम बाद में देते होंगे, ऐसा ही मानेंगे ना, नहीं। लेकिन उसने साथ में एक वर्ड यूज़ किया है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट को हिंदी में बेटा बोलते हैं पूर्ण निपटारा, अभी निपटारा कर दिया, इसके बाद हमने कुछ नहीं देना। आज ही उससे बात कर ली, तेरे 55 देने थे, हम तेरे को 53 देंगे। दैट मीन्स ऐसा कब किया जाता है, जब उससे बात की जाती है कि हम तेरे को आज ही कैश दे देते हैं, तो हमारे 2000 छोड़ दे, यानी 2000 हम नहीं देने वाले उसके। तो हमने कितनी पेमेंट करनी है, 53 की, तो कैश 53 माइनस, और क्रेडिटर में से पूरा 55 माइनस होगा। क्यों, 55, हमने तो 55,000 देने थे ना, तो 55 का 55, 2,000 रुपये का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, हमें 2,000 आगे नहीं देने हैं। उसने निपटारा कर दिया है, अभी ही सारा सेटलमेंट हो चुका है, तो जिस पे प्रॉफिट हो गया, 2,000 हमारे बच गए, वो कैपिटल ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिटर में से पूरे 55 माइनस होंगे, और कैश हमारे पास से कितनी जाएगी, 53,000 की जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सैलरी पेड, नॉर्मल खर्चा किया है, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। और लास्ट है आपकी बेटा, ये देखिए आपने कैश वरुण से ली है, वरुण वाली एंट्री पे जाइए। वरुण वाली एंट्री कौन सी है आपकी, वरुण वाली एंट्री ये 5th एंट्री है, 5th एंट्री। इसमें आपने वरुण को माल बेचा था, 52,000 का आपने माल बेचा था उसको 60 में, यानी 52,000 की चीज़ आपने 60,000 में बेची थी। अब वो आपको 59,000 दे रहा है, बात कितने में हुई थी, 60,000 में, वो आपको दे रहा है 59,000, फुल सेटलमेंट कर रहा है। इसका मतलब आप भी दोबारा उससे कुछ नहीं लेने वाले, आज ही बात हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखो, आपको मिलने हैं 60 और आप ले रहे हो 59, 1,000 रुपये छोड़ रहे हो, तो आपने उसको 1,000 छोड़ दिए, आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो नुकसान कहाँ जाता है, कैपिटल में से माइनस। जब भी कोई कहीं पे नुकसान होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा, और जब भी कहीं पे कोई फ़ायदा होगा वो कैपिटल में प्लस होगा। अब आपका जो 59,000 की कैश आएगी वो आपके कैश में आ जाएगा, और इधर से डेटर में से माइनस हो जाएगा। उस व्यक्ति को आपने डेटर बना के रखा हुआ था 60,000 का, अब उसने आपके पैसे दे दिए, तो 60 के 60 उसके माइनस कर दो, लेकिन कैश आपके पास 59 आई है, तो कैश में 59 ऐड होंगे, और 1,000 के जो आपने उसको छोड़ दिए वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, वो आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यूड है, नेक्स्ट पेज पे है, देखिए। उसके बाद इसमें एंट्री है रेंट आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग का पॉइंट मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आउटस्टैंडिंग हो चाहे आपका नॉर्मल पे कर रहे हो आप, तो उसको आपने कैपिटल में से तो माइनस करना ही करना होता है। देखो कैपिटल में से माइनस किया गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम खोला जाएगा लायबिलिटी में, वहाँ शो करेंगे इसको। उसके बाद कमीशन रिसीव है, कोई भी इनकम रिसीव होती है तो कैश आएगी, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। उसके बाद पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, ये क्या होता है, ड्राइंग, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। उसके बाद एक नया पॉइंट है आपके लिए, डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग। बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं ना, फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसको हम बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बेटा जब हम उनका इस्तेमाल करते हो तो उनके टूट फूट भी होती है ना, नुकसान भी होगा, घिसेगी भी वो, तो उस घिसावट के लिए हम खाता खोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हिंदी में इसको हवास कहा जाता है, उसकी वैल्यू में डाउन आना, ठीक है। तो ये एक तरह का नुकसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे आप सपोज करो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग उतने से कम होती जाएगी जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो एक बार इसको बिल्डिंग में से माइनस किया है बेटा, और एक बार इसको कैपिटल में से। हमारी कैपिटल भी तो कम हो गई, बिल्डिंग हमारी कैपिटल ही तो थी, हम अपना बिजनेस को चलाने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी चीज़ बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो कैपिटल में तो काउंट हो रही है ना, तो वो कैपिटल को भी कम कर देगा डेप्रिसिएशन, और उस चीज़ को भी कम कर देगा जिस चीज़ पर लगाया जाए। इसीलिए बिल्डिंग में से भी माइनस किया है और कैपिटल में से भी माइनस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है, हाँ जी। और एक क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था। फॉर्मूले वाला क्वेश्चन हमने पहले एक किया भी है सिंपल सा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एक मैंने आपको चीज़ शुरू में बताई थी कि कोई भी कैपिटल अगर आपके साल के शुरू में दी होती है, देखो बेटा साल का शुरू अब डिपेंड करता है कि आपका साल जो शुरू है वो कब हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में साल शुरू 1 जनवरी को होता है तो ख़त्म कब होगा, ख़त्म कब होगा वो, जब शुरू अगर जनवरी में हो रहा है आपका, तो ख़त्म कब होगा वो आपका, जनवरी में शुरू है तो दिसंबर में ख़त्म होगा, ठीक है। और अगर आपका साल अप्रैल में शुरू हो रहा है तो वो जाके मार्च में ख़त्म होगा, अगली मार्च में, मतलब अगले साल की मार्च में ख़त्म होगा।
तो अब आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में आपका क्या स्टेटस है, आपका साल कब से शुरू हुआ बताया जा रहा है। जनरली जो हमारे अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है, जो भी हमारा लेखांकन वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका साल जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है आपका साल। ठीक है, तो जो 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में आपको कैपिटल गिवन है, वो आपकी कैपिटल जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएगी आपकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। जो भी साल के शुरुआत में कैपिटल होगी वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। साल के शुरुआत में एसेट्स होंगी वो कहलाएंगी ओपनिंग एसेट्स। साल के शुरुआत में अगर कोई लायबिलिटी है तो होगी ओपनिंग लायबिलिटी। ऐसे ही जब साल बंद खत्म होगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के टाइम जो कैपिटल दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स हैं तो क्लोजिंग एसेट्स, लायबिलिटी हैं तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। अब जैसे सुरेंद्र मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, तब उसकी कैपिटल उसने 7,50,000 लगाई, यानी ये क्या हो गई ओपनिंग कैपिटल, जब साल शुरू हुआ था तब की कैपिटल। और फिर उसने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है। क्या लिया है, पंजाब नेशनल बैंक से उसने लोन लिया है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का उसने लोन लिया है इसमें। और 31 मार्च को, यानी साल जब ख़त्म होना है, 2011 में शुरू हुआ था तो 2012 में ख़त्म हो रहा है, तो उसकी एसेट्स 15 लाख की थी। ये क्लोजिंग एसेट्स हो गई। आपको उसकी 31 मार्च वाली क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। वैसे आपको कैपिटल का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है कैपिटल का फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और अगर मुझे क्लोजिंग निकालना हो तो सबके साथ क्लोजिंग लिख देती हूँ। कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, पहले भी करवाया है आपको, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और अगर मुझे क्लोजिंग लिखना है तो सबके साथ मैं सी लगा देती हूँ। क्लोजिंग बन गया सारा, जैसे इसने लिख रखा है सॉल्यूशन में। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़। क्लोजिंग एसेट्स हैं आपके पास 15 लाख की, कितने की, 15 लाख की क्लोजिंग एसेट्स हैं। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स 15 लाख की हैं आपकी। और क्लोजिंग लायबिलिटी कहाँ से आई, ये जो लोन लिया गया है पंजाब नेशनल बैंक से, इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, शुरू में तो था नहीं है, बीच में ही लिया होगा, तो आखिर में यही आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। क्लोजिंग एसेट्स आपको सिंपल गिवन है 15 लाख की, आपने दोनों को माइनस करके क्या निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल को निकाल लिया। क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करके। अच्छा, एक चीज़ तो ये पूछी इसने, एक प्रॉफिट पूछा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब आपके पास दोनों कैपिटल गिवन हो तो आपका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये रहा आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट निकल आया। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। अब बढ़ते हैं आगे, इसका सेकेंड पार्ट। बेटा देखो, सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में कहता है, यही सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का लेके चलिए, और इसमें करना क्या है, डिफरेंट चीज़ क्या है, कह रहा है अब इसी क्वेश्चन में, अब अगर मालिक जो प्रोप्राइटर है अगर वो एडिशनल कैपिटल लगा दे। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, जब मैं जैसे सपोज करो कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैंने जो शुरू में कैपिटल लगाई हुई मेरी ओपनिंग कैपिटल है। अब मुझे 6 महीने बाद लगा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को थोड़ा पैसा और लगा देना चाहिए, तो मैं जो और कैपिटल लगाती हूँ वो होती है एडिशनल। इसका एक और नाम भी है, इसको फर्दर भी बोलते हैं। फर्दर भी मतलब अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल भी मतलब अतिरिक्त पूंजी। वो कितनी है, 1,25,000 रुपये लगा दी। और विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, विड्रॉ मतलब निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या होती है, ड्राइंग होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का, एडिशनल कैपिटल का और ड्राइंग का, किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट के फॉर्मूले पे फ़र्क पड़ता है। वैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो फार्मूला थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दी जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी जाएगी, और ओपनिंग कैपिटल तो माइनस करनी ही है, यानी ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, ड्राइंग ऐड हो गई और एडिशनल कैपिटल माइनस हो गई, तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्सपैंड हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बेटा।